आज हम चैप्टर 9 लाइट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वैसे ही लाइट भी एक एनर्जी है। वो जो लाइट की रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो उसमें अगर वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे ग्लास है, तो उसके थ्रू पास कर जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी उसके थ्रू। अगर वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है तो उसमें कुछ लाइट जो है बाउंस बैक करेगी, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर एक अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि ग्लास हो या मेटल की शाइनिंग प्लेट हो, उसमें से लगभग सभी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन का मतलब उस सरफेस को हिट करके उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो किस तरह हम जानेंगे कि वो किस तरफ जाएगी? इसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। दो लॉज हैं, ये आपने पहले ही पढ़ लिए थे क्लास 9 में। पहला लॉ क्या होता है कि जब एक प्लेन सरफेस जैसे मिरर को हिट कर रही है लाइट, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये नॉर्मल क्या है? वो लाइन है जो प्लेन सरफेस से 90 का कोण बनाती है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर ये लाइट इसको हिट कर रही है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो नॉर्मल बनाया है, वो जो रेखा में बनाई है जो 90 का कोण बनाती है विद दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। मान लीजिए हम रे को ऐसे डायरेक्शन में भेजते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहां आ जाएगी। ये बड़ा कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। और दूसरा क्या है? ये तीनों जो दोनों रेस और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। अर्थात अगर हम इनकी डायरेक्शन को एक पेपर पे ड्रा करें तो तीनों एक ही सरफेस पे ड्रा किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक की डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे की ऐसे है। दे विल बी ऑन इन द सेम प्लेन। तो ये चीजें हम समझ चुके हैं क्लास 9 में। अभी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, उसमें भी जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इन्हीं लॉज के अनुसार करेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये लाइट की रे हिट कर रही है उस पॉइंट को हम प्लेन सरफेस ट्रीट करते हैं। तो ये चूंकि प्लेन सरफेस है तो इसलिए जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होंगे। अभी हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर, जिन्हें कर्व्ड मिरर्स भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक स्फीयर है, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इसको हम कट करते हैं कहीं से, एक जो पार्ट बनेगा वो एक होगा कर्व्ड सरफेस, और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो बन जाएगा कर्व्ड मिरर। तो मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल देता हूं, ये आपके घर में भी होगी कलछी। ये देखिए बिल्कुल से मैच कर रही है। अगर मान लीजिए हम इसको सफियर को यहां से काटें तो ये एक हमारा कर्व सरफेस बनेगी। तो ये दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव, एक होते हैं कॉन्वेक्स। ये निर्भर करता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की ओर है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सफियर के सेंटर की ओर है तो उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूसरी ओर है तो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं, अगर ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हम बात कर रहे हैं जो अंदर की ओर है तो ये कॉनकेव मिरर है, जो बाहर की ओर है वो है कॉन्वेक्स। तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आपने कैसे समझना है?
जो सरफेस अंदर की ओर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अर्थात जो सेंटर की ओर झुकी हुई है, उसे कहेंगे कॉनकेव। जो सेंटर से दूर है, बाहर की तरफ है, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो एक मिरर में चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको समझना है। पहला पॉइंट है पी, पोल। पोल मतलब इस कर्व सरफेस का सेंटर। हर कर्व सरफेस का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसे कहेंगे पोल, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। फिर होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सफियर का सेंटर, जिस सफियर का ये पार्ट है, जिस सफियर से काटकर हमने ये कर्व मिरर बनाया है, उसका जो सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और दोनों को जो लाइन जोड़ती है सी और पी को, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा जब रे डायग्राम बनाएंगे वहां पे बड़ा इसका एक रोल होगा, क्योंकि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी वो हम अलग से समझेंगे। तो हम आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। तो ये हम लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ये इसका P है और ये इसका C है। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें दो पॉइंट हमने समझने हैं। वन है फोकस, वो बीच में होगा फोकस। फोकस क्या पॉइंट होता है? अगर कोई रे इसको हिट करती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होके ये जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। हमने एक रे बनाई है पर एक नहीं होती है, अनगिनत रेज होती हैं, पर सभी एक ही तरीके से व्यवहार करेंगी। तो हम जनरली एक या दो रे से हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वर्ज करती है उसे कहते हैं फोकस। तो इसे कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। किसको? कॉनकेव लेंस को। और जो P और F का डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस। और जो ये वाला डिस्टेंस है PC, ये 2 टाइम्स F होता है। जितनी फोकल लेंथ है उसकी ट्वाइस होगा C, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस? जो सफियर का ये पार्ट है, जिस सफियर का ये पार्ट है। जैसे ये एक सफियर है, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक रेडियस होगा। अगर हम इसको काट के एक मिरर बनाएं तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होगा यहां पे कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, और ये फोकल लेंथ से डबल होगा। ये कौन सा मिरर है? अभी मैंने आपको समझाया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये कॉन्वेक्स है। इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं। क्यों डाइवर्जिंग कहते हैं? क्योंकि जो रेज के पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऐसे जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि ये रे यहां से आ रही है, ये इसका फोकस है। तो आपने ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा मिरर के पीछे होता है, कॉनकेव में फोकस हमेशा सामने की ओर होता है। तो इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा? P इंटू F। और ये भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका ट्वाइस होगा, ये यहां पे होगा, रेडियस ट्वाइस यहां पे होगा। ठीक है, इतने लगभग नहीं होगा। तो ये आपने पॉइंट समझ लिए। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ।
तो अभी जो इसकी इमेज बनती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। हालांकि वो आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। प्लेन मिरर में इमेज होती है इक्वल साइज की। जैसे दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं तो आपको अपनी इमेज इक्वल साइज की दिखाई देती है। दूसरा क्या होता है, इरेक्ट, सीधी इमेज होती है। तीसरा क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट हैंड उठा रही है। अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपको लगेगा कि आपकी जो इमेज है वो राइट हैंड उठा रही है। अर्थात जो चीज राइट साइड पे है मिरर में वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देती है। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। और तीसरा क्या होता है, इसका डिस्टेंस। ये प्लेन मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है। ये u है, ये v है, ये दोनों बराबर होते हैं। इमेज का डिस्टेंस उतना ही होता है मिरर के पीछे जितना ऑब्जेक्ट का उसके सामने होता है। अभी हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कई क्वेश्चंस आपके इसमें हल होंगे। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। तो क्वेश्चन में अगर आपको u और f बताया गया है तो आप इमेज का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बताया गया है तो आप फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस बताया तो आप u ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या मतलब है, एक तरीका है कि हम u और v और f को कैसे नापते हैं। जनरली हम क्या मानते हैं, ये पोल है मिरर का, इस तरफ x एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस तरफ y एक्सिस पॉजिटिव होता है। यहां पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम हमेशा बाय कन्वेंशन मानते हैं कि ऑब्जेक्ट इस साइड पे होगा हमेशा। तो u हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, अगर हमारी इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, तो v होगा पॉजिटिव कब, वर्चुअल इमेज में। v होगा नेगेटिव रियल इमेज में। रियल इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी रियल, वर्चुअल इस साइड बनेगी। ओके, फोकल लेंथ, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स का वो पीछे होता है, कॉनकेव का सामने होता है। तो माइनस फॉर कॉनकेव प्लस फॉर कॉन्वेक्स। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मूला में कहीं नेगेटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट, आपने f की वैल्यू नेगेटिव लगानी है, पॉजिटिव लगानी है, मिरर के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। u हमेशा नेगेटिव होगा। v अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि कैसी इमेज बनती है। क्विक रिवीजन में कर देता हूं आपको। कॉन्वेक्स का तो बहुत सिंपल है, हमेशा होगी वर्चुअल इमेज और होगी इरेक्ट और होगी डिमिनिश्ड साइज की, छोटे साइज की होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कारों में या गाड़ियों में हम रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है कि हमें पीछे वाली चीजों का इमेज देखनी है, वो इरेक्ट होनी चाहिए
और वो छोटे साइज की होनी चाहिए, तभी मिरर में हमें काफी सारा पीछे का एरिया दिखाई देता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉनकेव में दो सिचुएशन है, ये है F, ये है P। अगर हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है, F एंड P, बिटवीन F एंड P, इसके बीच में है, इमेज होगी इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज्ड। ठीक है, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट है लेकिन डिमिनिश्ड है, इसमें इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज्ड। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है, फ्रॉम इंफिनिटी टू P टू F, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है, वो दूरी हम जनरली कंपेयर करते हैं विद रेफरेंस टू फोकल लेंथ। ठीक है, 50 मीटर, 10 मीटर भी इंफिनिटी हो सकता है। इमेज हमेशा होगी रियल, हमेशा, और इन्वर्टेड, लेकिन साइज उसका अलग होगा। साइज किस बात पर निर्भर करेगा? कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है। अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, बहुत दूर है, तो ये होगा पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल छोटी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी से दूर, रेडियस ऑफ कर्व ये सी है, सी से दूर है, इमेज होगी डिमिनिश्ड, छोटी होगी। और कहां बनेगी? वो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ओके, अगर इमेज है सी, ऑब्जेक्ट है सी पर, बियॉन्ड सी था, अभी सी पे है, तो इक्वल साइज, और कहां बनेगी? सी पर ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज है, इक्वल साइज की। अगर ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज होगी एनलार्ज, बड़ी साइज की होगी। और कहां होगी? बियॉन्ड सी, सी से दूर बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट है हमारा एफ पर, अब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, वेरी लार्ज। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इमेज कैसे बनती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? कि जो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज में क्या रिलेशनशिप है। तो उसको जानने के लिए दो तरीके हैं, एक है एच प्राइम ओब्लिक एच और दूसरा है -v/u। कई क्वेश्चन में आपको हाइट दी गई होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, और कई में आपको ये ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दिया गया होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, और ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है तो एच हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा। इमेज जो है अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव, क्यों? वर्चुअल इमेज भी ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रियल है तो नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज नीचे बनती है। तो जब आप ये वैल्यूज लगाएंगे तो आपने देखना है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। रियल है तो इसको नेगेटिव करेंगे, वर्चुअल तो इसको पॉजिटिव करेंगे।
और V एंड U भी, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। U तो हमेशा नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन में बताया जाता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मतलब ये एक रियल इमेज है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव बताई गई है और आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है तो आप बोलेंगे रियल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन का आंसर आता है पॉजिटिव आपका, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका अपोजिट वर्चुअल इमेज। और अगर आपसे कहा जाता है कि एक वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन ऑफ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन बताई गई होगी, आपको साइज पता करना होगा। मैग्निफिकेशन बताई गई होगी, आपको डिस्टेंस पता करना होगा ऑब्जेक्ट या इमेज का। उस समय आपने ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन हमने पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैग्निफिकेशन इतनी है, रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन इतनी है, वर्चुअल इमेज है। तो रियल में आप इसको नेगेटिव कर देंगे, वर्चुअल में इसको पॉजिटिव कर देंगे, तभी आप ये पार्ट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि या तो ऐसे आपकी इक्वेशन बनेगी या तो ऐसी आपकी इक्वेशन बनेगी। 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल आपको बताए गए होंगे, तो तीसरा वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको m और u बताया गया होगा, v कैलकुलेट करना है। ये m और v बताया गया होगा, u कैलकुलेट करना है। या v एंड u बताया गया होगा, m कैलकुलेट करना है। ऐसे इसमें भी होगा। तो जो वेरिएबल आपने यूज करना है उसका पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला का है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें माइनस का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसमें है। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप चीजें अच्छे से याद कर लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यही विराम देते हैं। हमारा स्फेरिकल मिरर्स का पूरा जो पार्ट है रिवाइज हो गया है। स्फेरिकल लेंसेज का मैं अलग एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ताकि वो भी देख के कुछ इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू।